हाय एवरीवन, वेलकम टू ABM चालीसा जो कि आपको हेल्प करेगी सब कुछ समराइज करने में। सो ये जो चालीसा है वो ऑलरेडी 1.25 स्पीड पे, सो दिस विल बी वेरी क्विक एंड द इंटेंशन इज कि एक ओवरव्यू मिल जाए या फिर क्विक रिविजन। इतना भी इस सेशन को मैं और सुप्रभा मैम दोनों कवर करेंगे। ए मैं पढ़ाऊंगी, बी सुप्रभा मैम, सी मैं पढ़ाऊंगी एंड डी सुप्रभा मैम, राइट। सो जैसे हम क्लास में आपको दो मॉड्यूल पढ़ाते हैं वैसे ही दिस विल बी टेकन फॉरवर्ड एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे। ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बी काम, बी रिलैक्स, बिकॉज एग्जाम जो अभी एक दो घंटे में आपका शुरू होने वाला है वो डेफिनेटली आपके डिपेंड करता है आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन को, और वो डिपेंड करेगा आपके रिलैक्स माइंड के ऊपर। सो बी रिलैक्स्ड एंड बी रेडी फॉर द बेस्ट, राइट। सो ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं मॉड्यूल ए से शुरू कर लेते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है स्टैटिस्टिकम। इटालियन में भी हम इसको स्टैटिस्टा बोलते हैं, जर्मन में स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये सारे अलग अलग नाम यही रिप्रेजेंट करते हैं कि एक क्वालिटेटिव या फिर नंबर्स में डील करता है। सबसे पहली बार इसका जिक्र था 1749 में, इन्होंने इसको पॉलिटिकल साइंस बताया था। स्टैटिस्टिक्स आजकल हर एरिया में यूज की जाती है, चाहे वो वेदर फोरकास्ट हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स एरिया हो, स्टॉक मार्केट हो, हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को यूज करके है ना आउटपुट लिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा में 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज कलेक्शन, नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन, नंबर 3 इज एनालिसिस एंड नंबर 4 इज इंटरप्रिटेशन। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये हमें फोरकास्ट कर, पॉलिसी फॉर्मुलेट, फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है। इसकी वजह से हम कंपैरिजन कर पाते हैं और कंपेयर या फिर रिलेशनशिप बना सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में। लिमिटेशंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल से डील नहीं करता, या फिर ये क्वालिटेटिव डेटा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात नहीं करता। ये हमें एवरेज रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। एंड अगर स्टार्टिंग में ही कुछ गड़बड़ हमने करी है डेटा कलेक्शन में तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमारा आउटकम आ रहा है, वो भी डिफरेंट हो। ठीक है। देन पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में 2 टर्म्स होती हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज बेसिकली द एंटायर एरिया दैट यू आर एनालाइजिंग, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, दैट इज योर पॉपुलेशन। ठीक है। अब आप पूरी पॉपुलेशन समय की कमी की वजह से या मल्टीपल फीचर की वजह से आप एनालाइज नहीं कर पाते, इसीलिए आप उसमें से थोड़ा सा एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पिक कर लेते हो, जिसे हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल से जो भी हम रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं या जो भी रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज अप्लाइड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। देन हमारा जो डेटा है वो 2 तरीके से होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा बेसिकली कौन सा है? जिसको हम कलेक्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी उससे पहले उस डेटा को किसी ने कलेक्ट नहीं करा होता, आप डायरेक्टली उस डेटा को कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा होता है जो कि प्राइमरी डेटा नहीं, ये डेटा आपने कलेक्ट यहाँ से क्या किया है, ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं, आपने उसको यूज करा है। ये डेटा किसी और ने डेवलप किया था या किसी और ने डेटा कलेक्ट करा था, बस आपने उनकी फाइंडिंग्स को यूज करा है। That is why it is called as secondary data for us. तो it is quite possible कि जो डेटा आपके लिए प्राइमरी हो वो मेरे लिए सेकेंडरी हो। 2 मेथड्स हैं, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में हम फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, और क्वेश्चनर मेथड में देयर आर ओपन एंडेड एंड शॉर्ट एंडेड क्वेश्चंस, इनको हम पूछते हैं। सेकेंडरी डेटा की बात सो दे आर बेसिकली सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन जिसको किसी और ने कलेक्ट करा है और प्रोसेस करके हमें दिया है। दिस कुड बी इंटरनेशनल रिपोर्ट, डोमेस्टिक रिपोर्ट ना। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन, ये वाला पहला था कलेक्शन का, सो डेटा कलेक्ट हम देते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन एंड टैब्यूलेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग द डेटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप, राइट, यानी सिमिलर नेचर की ग्रुप में अगर हम डेटा को अरेंज करेंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा। हमने जो प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करा है ना, वो काफी रॉ फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम इस डेटा को अरेंज करते हैं सो दैट वी कैन क्लासीफाई और वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन। तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम डेटा को अरेंज कर रहे होते हैं सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर नेचर के ग्रुप में, जिससे हम प्रॉपरली अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके अपना एनालिसिस करें। ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि आप जो डेटा है आप उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो टैब्यूलेशन इज बेसिकली प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ऑर्गेनाइज टेबल्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, दिस कुड बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल।
अगर हम डेटा को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, जैसे कि लिटरेसी, जेंडर, रिलीजन, दैट इज क्वालिटेटिव. एज, हाइट, वेट, नंबर है तो क्वांटिटेटिव. एरिया के बेसिस पे कंट्री, स्टेट तो फिर ज्योग्राफिकल, या फिर ब्लॉक, सेक्टर. क्रोनोलॉजिकल यानी समय के बेसिस पे, साल, महीने, है ना, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रोनोलॉजिकल. देन अगर हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है, 1 वे, 2 वे, मल्टी वे. 1 वे यानी यहाँ पे एक ही क्लासिफिकेशन की गई है, जहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन की गई हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन एंड जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई करा है, लिटरेसी के बेसिस पे क्लासीफाई करा है. 2 क्लासिफिकेशन है, दैट इज 2 वे और इट विल बी मल्टी वे. देन आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ डेटा, यानी अगर हमारे पास जो डेटा है उसमें एक यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज एनालाइज्ड और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी. और इसी फ्रीक्वेंसी को जब आप एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो, राइट, जहां पर एक साइड में आपका इंटरवल आ जाता है और दूसरी साइड में उसकी फ्रीक्वेंसी, वी कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्रॉक्सटन एंड कोडाउन ने डेफिनेशन दी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम डेटा को अरेंज करते हैं इस मैनर में जहां पे एक तरफ इंटरवल आता है और दूसरी तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी. ना यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल. क्लास लिमिट क्या होती है या क्लास इंटरवल क्या होता है? सो यहाँ पर अगर आप देखो, आपका जो इंटरवल है, जैसे वो बना 0 to 10, तो ये लोअर है, ये अपर है ना. तो लोअर इंटरवल एंड अपर इंटरवल, दैट इज क्लास इंटरवल. इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्लास विड्थ और इसके सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं क्लास मार्क. देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल. इट कुड बी इंक्लूसिव, इट कुड बी एक्सक्लूसिव. अगर आपको ऐसे दिया है 0 to 10, 10 to 20, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो बिल्कुल मैच करके चल रहा है, लोअर एंड अपर, दिस इज एक्सक्लूसिव. अगर मैच नहीं करे, ये मैच नहीं करे ना, डिफरेंट है, दिस इज इंक्लूसिव. एक और यहाँ पे डिफरेंस होता है कि जो हम लोग एक्सक्लूसिव टाइप बनाते हैं ना, यहाँ पे जो अपर लिमिट है, अपर क्लास इंटरवल है, वो काउंट नहीं होता. ठीक है, अपर क्लास इंटरवल विल नॉट बी काउंटेड इन द इंटरवल ऑफ 0 to 10, रादर वो कहाँ पे काउंट होगा, 10 to 20. ठीक है, 20 वाला विल बी काउंटेड इन 20 to 30. तो 20 यहाँ पे नहीं, यहाँ काउंट होगा, 10 यहाँ पे काउंट होगा. ठीक है, देन अगर हम चाहे तो इंक्लूसिव इंटरवल्स को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास बाउंड्रीज, थ्रू विच हम कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 to 9, 10 to 19. ठीक है, जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे. सो 1 divided by 2 विल बी 0.5. अब इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 to 9.5, 9.5 to एक प्लस करेंगे और एक यहाँ पर माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19.5, नेक्स्ट 19.5 to 29.5 एंड सो ऑन. ऐसे इंटरवल बनेगा. तो द कॉन्सेप्ट वेयर क्लास inclusive class is converted into exclusive class and new interval is formed, that is called class boundary. Now यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, तो इसका क्यूमुलेटिव 10, 30, 60. यहाँ पे 10 एज इट इज आ जाएगा, फिर 10 + 20, 30 + 30, ऐसे बढ़ता चलेगा. ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन रिलेशन टू टोटल फ्रीक्वेंसी. अब जैसे इसका टोटल कितना हो गया, 60, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 divided by 60. ठीक है, 20 divided by 60. और इसी में अगर आप परसेंटेज आ जाओ, तो अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज हो जाए. देन क्लास इंटरवल आप कैसे निकालोगे ना, क्लास इंटरवल माने कि 0 से 10 में 10 ही क्यों है, राइट. तो क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, दैट इज वन थिंग. और दूसरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास. ठीक है, उससे हम निकालेंगे. Then there are 2 types of sampling, that is probability and sampling in judgmental और non probability sampling. Probability sampling वो होती है जहाँ पे each and every element has a chance of selection. Non probability जहाँ पर हम judgment apply करते हैं और randomly लोगों को नहीं select करते हैं. तो अगर हम probability sampling की बात करें तो यहाँ पे 4 known measure है, simple, systematic, stratified, cluster. नंबर 1, अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करूं तो यहाँ पे इट इज लाइक अ फिश बोल, जहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. कोई भी यहाँ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में बिल्कुल रैंडम नहीं होता, बट हाँ रैंडमनेस में एक सिस्टम लगा, एलिमेंट लगा, यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट करता है. जैसे nth आइटम, एवरी 3rd person, एवरी 5th person, एवरीवन हु कम्स एट 7 PM और आफ्टर 1 hour. ठीक है, देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसको हम होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्ट्राटा. और स्ट्राटा में फिर हम लोग
लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन कम्स दी क्लस्टर। क्लस्टर इज बेसिकली जहां पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस ग्रुप, ट्राइबल कम्युनिटी अगर है तो ट्राइबल कम्युनिटी में डाइवर्सिटी होती है कल्चर का, राइट। सो अगर वहां पर हम लोगों को पिक कर रहे हैं, उन्हें क्लस्टर में डिवाइड, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट वुड बी क्लस्टर। तो क्लस्टर सैम्पलिंग किसके बारे में बात करती है? इट टॉक्स अबाउट हेट्रोजीनियस ग्रुप, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन है, माने यहां पे विद इन द ग्रुप बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप्स बने हैं वो सिमिलर होंगे, उनमें कम डिफरेंस होगा। समझिएगा ध्यान से, ये जो ग्रुप्स बने ना, ये जो क्लस्टर बने हुए हैं, इनमें आपस में कम डिफरेंस होगा, लेकिन विद इन दी ग्रुप बहुत डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर हम पूरा क्लस्टर का क्लस्टर पिक कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर इज कि यहां पे ग्रुप होमोजीनियस है, तो विद इन द ग्रुप तो सिमिलैरिटी है, बट एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में काफी डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रुप नहीं सिलेक्ट करते, हम यहाँ पे ग्रुप में से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बट क्लस्टर में हम इंटायर क्लस्टर को पिक। फिर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट मीन ऑफ सैंपल मीन, यानी कि अगर मैं जितने भी जो सैंपल दिया हुआ है, मैं उस सैंपल का मीन निकालूं, हर एक सैंपल का, पॉसिबल सैंपल का मीन निकालूं और उसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करूं, करेक्ट, तो मुझे जो मीन उससे मिलेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन मीन। दैट मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट मीन ऑफ सैंपल मीन। मैंने मल्टीपल सैंपल के मीन और उनका फिर एक मीन निकाला, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर अ डेटा और उसमें जो सेंटर वैल्यू आ रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू माय पॉपुलेशन मीन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज दैट मीन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। देन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली क्या है? जब भी आप पॉपुलेशन मीन आपने निकाला, बट ये एग्जैक्ट है या नहीं ये तो कंफर्मिटी नहीं है, राइट। तो अगर इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ एरर है स्टैंडर्ड एरर से, तो स्टैंडर्ड एरर इज व्हाट? इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अरे सैंपल मीन में भी कोई एरर है, करेक्ट, तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी कम हमारी स्टैंडर्ड एरर होगी उतना क्लोज हम एक्यूरेसी के होंगे, राइट। जितनी कम एरर होगी उतना ज्यादा क्लोज हम होंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स के, राइट, या फिर पैरामीटर के। तो जितना कम स्टैंडर्ड एरर है दैट मीन्स मोर बेटर आर रिजल्ट आर। चांसेस अगर ज्यादा है, स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो दूर दूर तक में उसमें कुछ गड़बड़ है। देन प्रॉपर्टीज, ये वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालते हैं? या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, है ना। ये साइन किसका है? स्टैंडर्ड एरर का है। देन पॉपुलेशन हमारी दो टाइप की होती है, नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल इज वन जहां पे हमारा जो डेटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। नॉर्मल पॉपुलेशन इज वन जहां पे नॉर्मल पॉपुलेशन इज वन जहां पे हमारी पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली स्प्रेड है। नॉन नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? जहां पे सैंपल साइज या तो बहुत लार्ज लिया हुआ है तो नॉर्मल आ, अगर नहीं तो हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देन स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड एरर, अब हमारी पॉपुलेशन या तो फाइनाइट होगी या तो इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको आप नंबर दे सकते हो, जैसे 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, दैट इज फाइनाइट। स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट है तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। बट अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है। इतने पर्टिकुलर पार्ट को जो ब्रैकेट में है इसे हम बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। नाउ इसको भी अगर हमारा जो फ्रैक्शन है ना, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, सैम्पलिंग फ्रैक्शन के ऊपर। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली हमारी समस्या को आसान करने के लिए दिया है। नाउ अभी हम जो फॉर्मूलेज हमने जितने भी पढ़े हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ऐसा डेफिनेटली हो सकता था कि नॉर्मल पॉपुलेशन ना हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें, बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने हमारी इस प्रॉब्लम को आसान करा और बोला कि अगर आप सैंपल साइज लार्ज ले लेते हो, राइट, विच इज एटलीस्ट 30, है ना, अगर आप सैंपल साइज ज्यादा ले लेते हो विच इज एटलीस्ट 30 या उससे ऊपर, इन दैट केस जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो नॉर्मलिटी अप्रोच कर जाता है। दैट मीन्स ये कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जाओगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल रीच नॉर्मलिटी रिगार्डलेस कि उसका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो सैंपल साइज रखा गया है दैट इज 30 एंड अबव, राइट। तो एटलीस्ट 30 अगर बोला गया है तो इट विल बी फाइन। देन
मूविंग अहेड, स्टैटिस्टिकल डेटा इज फर्स्ट कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के क्लोज हम कैसे बोलते हैं वो भी हम उसके डिस्कस कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई वाज सपोज टू टेल यू अबाउट सैम्पलिंग फ्रैक्शन, राइट। अगर सैम्पलिंग फ्रैक्शन कितना हो तो मुझे इनफाइनाइट पॉपुलेशन का जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ यस, यहाँ पे ओवर हियर नाउ मैं आपको बता रही थी अबाउट सैम्पलिंग फ्रैक्शन। सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? n अपॉन n, ठीक है। अगर मेरा n अपॉन n है ना, n अपॉन n सैम्पल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू निकाली एंड द वैल्यू इज लेस देन 0.05, ठीक है। अगर वैल्यू लेस देन है 0.05 से, करेक्ट, तो हमें सैम्पलिंग हमें इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फाइनाइट को हम स्किप कर सकते हैं बिकॉज फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर जब सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 0.05, क्योंकि ये उस टाइम पे इक्वलेंट टू 1 आ जाता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द थर्ड चैप्टर दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डेटा, और अलग मेथड यूज करके, मैकेनिज्म यूज करके डेटा को एनालाइज करने की एनालाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन के बाद दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी फॉलो। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर बाउली, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज वन, जिससे हम एक सिंगल वैल्यू ने डेटा की, तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब कि हमारा जो डेटा है वो एक टिपिकल सेंटर पॉइंट पे आसपास ही मूव कर रहा होगा, जैसे हम मोड, मीडियन या मीन बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, राइट, तो वहां पे हमारा मीन, मीडियन एंड मोड इज इक्वल। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? डेटा को कंडेंस कर लेना और कंपैरिजन के लिए एनेबल करना। आर सेंट्रल टेंडेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ पे मीन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरली AM यूज एंड देयर इज DM एंड HM ऑल्सो। नाउ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो इसके रिक्विजिट्स क्या होंगे? इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, राइट, ये प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए, सब आसानी से समझने वाला होना चाहिए, हम इसे फर्दर कैलकुलेट कर पाएं, ऐसा एक मेथड होना चाहिए जो सारी ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करे, हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट कर पाएं, फ्लक्चुएशन से कम अफेक्टेड हो, ठीक है, इजी टू इंटरप्रेट हो, एंड जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उससे इफेक्ट ना आए। देन मीन और एवरेज की अगर हम बात करें तो ये काफी वेल नोन मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, जहां पर हम लोग एक सेंट्रल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं ऑफ द डेटा। कैसे निकालते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द टर्म x बार, और निकालते कैसे हैं? x बार इज इक्वल टू समेशन, यानी सम ऑफ वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय n, तो इट इज सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय n, दैट इज मीन विच इज ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। फर्दर अगर चले हम तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का निकालते हैं। ग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू x अपॉन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। दिस इज फॉर योर कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। नाउ इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन के? मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन के क्या क्या मेरिट्स होंगे? नाउ एक तो ये रिजिडली डिफाइंड है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल होता है, बेस्ड होता है सारी ऑब्जर्वेशन पे, हर काइंड ऑफ डेटा का हम मीन निकाल सकते हैं, राइट। देन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सैम्पलिंग से ये कम से कम इम्पैक्ट होता है। देन डीमेरिट्स क्या है? हाईली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी अगर हमारी वैल्यूज बहुत एक्सट्रीम हो तो ये इम्पैक्ट हो जाता है। रेशियो और परसेंटेज के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। डेटा अगर हाईली स्क्यूड है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली इफ एनी आइटम, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एक्यूरेटली अगर कोई डेटा मिसिंग है, बिकॉज नाउ the mean sometimes does not coincide with any of the observed value and mean cannot be calculated जहां पर open end class interval हो। यानी for example if it is लिखा है above 10, लिखा है below 50, तो because this is open ended हम यहाँ पर mean calculate नहीं, ठीक है। then ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली, अगेन हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक मेजर है, हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, बट दिस इज डन बाय फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे ना हम लोग सम नहीं करते, यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है दिस इज बेसिकली द रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, रूट ऑफ द प्रोडक्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन एंड इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर पॉजिटिव वैल्यू। 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नेवर इंक्लूडेड, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? स्टॉक इंडेक्सेस में, एनुअल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स निकालने में, जहां पर भी ग्रोथ में कंपाउंडिंग हो रही हो, राइट, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। देन इसको हम निकालते कैसे हैं? दिस इज बेसिकली अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3, राइट। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने देखा
ये वाला रहेगा, ठीक है, अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा है, और यहां पर आपका n आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब रॉ डेटा है। अगर आपका डेटा रॉ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर है, इट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज, तो ये कैसे होगा, 5 की पावर 1, 6 की पावर 2, 5 की पावर 3, और आप इन सबका मल्टीप्लीकेशन भी करोगे, ठीक है। एंड रूट में क्या आएगा, सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज 26, तो रूट कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। देन ज्योमेट्रिक मीन के फायदे क्या है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है इंडेक्स नंबर के, ठीक है। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन, ऑल्सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएशन होगी तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। देन डीमेरिट्स क्या होगा ना, बिकॉज सारी फ्लक्चुएट, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आप मतलब जीरो और नेगेटिव आप यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है। साथ ही में ये इतना आसान नहीं है टू अंडरस्टैंड, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ लॉग्स, ठीक है। देन हार्मोनिक मीन इज अनदर मेथड जो कि बेसिकली यूज किया जाता है रेशो के लिए, परसेंटेज के लिए, राइट, या फिर जहां पे दो आपके दो यूनिट्स आ रहे हो, जैसे स्पीड पर किलो, स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, 2 यूनिट्स इन्वॉल्व है, वहां पे यूज हो जाएगा, रेशो में यूज हो जाएगा, रेट्स में हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, रेसिप्रोकल है ये अर्थमेटिक मीन का, सो 1 अपॉन वैल्यू होना शुरू हो जाएगा। इसको आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द एवरेज ऑफ डिफरेंट रेट्स। अगर मुझे रेट्स का एवरेज निकालना है या फिर मुझे 2 यूनिट्स का रेशो निकालना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन अर्थमेटिक 1 अपॉन am, जैसे x1 है ना, तो 1 x1 1 x2 x3 x4 x, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ऊपर जितनी भी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन तीनों का रिलेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का, कि अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू होगी, देन उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, एंड सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है हार्मोनिक मीन की। ऑल्सो अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन विल गिव यू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। देन मीडियन की बात करें, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा डेटा होता है इसका जो मिडल वेरिएबल है, दैट इज योर मीडियन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को आप या तो मीडियन को ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड जो सेंट्रल वैल्यू होगी दैट वुड बी मीडियन। नाउ मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है, पोजिशन के ऊपर बेस्ड होता है, ये कैलकुलेटिव एवरेज नहीं है। मीडियन को एक सेंट्रल वैल्यू से निकालने का दूसरा तरीका होता है कि अगर आपका डेटा सीरीज के बेस में हो तो सबसे मीडियन क्लास, दैट इज n/2, और n/2 करके जो वैल्यू आई, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट हायर एक वैल्यू ढूंढोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया 50 और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी डिजिट की आ रही है 60, तो वही एरिया आपका मीडियन होगा ना, रेंज होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन हो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज L1 L2 माइनस L1 n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन मेरिट्स क्या है, रिजिडली डिफाइंड है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट नोन, अगर नहीं भी हो, कोई वैल्यू मिसिंग हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, वाई, बिकॉज ये तो जो सेंट्रल आइटम है उसके ऊपर काम करता है। डीमेरिट्स क्या होगा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड फर्दर केपेबल नहीं है ट्रीटमेंट के। देन आता है मोड, मोड क्या होता है, मोड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस भी नंबर की है ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वो नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, दैट विल बी योर मोड, करेक्ट। तो अनग्रुप डेटा में तो आप रिपीटेशन के बेसिस पे एनालाइज करना, रिपीट हो रहा है, दैट्स हाउ यू विल डिटरमाइन दैट इट इज योर मोड। लेकिन वहीं पे अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में है तो वहां पर यू विल हैव टू यूज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे अगर कंटिन्यूअस सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको पहले मॉडल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, मॉडल रेंज निकालना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसे आप कंसिडर कर लोगे एज मॉडल मोड, और उसी की जो रेंज होगी दैट विल बी योर मॉडल रेंज, ठीक है। उसके बाद आप उसी इंटरवल को यूज करके कैलकुलेशन करोगे। L1 L2 माइनस L1 तो बराबर है, ये पहले से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे F1 और F0 आता है। F1 रिप्रेजेंट करता है हमारी करंट फ्रीक्वेंसी, F0 एक प्रीवियस, और F2 रिप्रेजेंट करती है नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन
मेरिट्स क्या है मोड के? इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ये अफेक्ट नहीं होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, एंड नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इट इज इल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं है, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो बिकॉज फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है, देन इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज टू बी अ स्टेबल मेजर। फिर आता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं डिविजन ऑफ डेटा, ठीक है, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ, क्वार्टाइल्स इज अगेन पार्ट ऑफ योर सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्पर्जन। तो क्वार्टाइल हमारे डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो 4 भाग बन जाते हैं बट पार्ट्स 3 होते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन योर मीन एंड मीडियन एंड मोड। देन नेक्स्ट आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, राइट, और इसके ऊपर जितने भी जितना क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी मिनी मैराथन में करवाए हो सकते हो न्यूमेरिकल बेस में। सो डिस्पर्जन एक्चुअली के बारे में कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है फ्रॉम दी सेंट्रल वैल्यू। सो यहाँ पे 2 मेजर्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट बताते हैं अबाउट द डायरेक्ट रिलेशन और रिलेटिव बताते हैं इन रिलेशन टू दीज डेटास, है ना। तो दिस इज बेसिकली रिलेटिव मेजर, इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट वर्ड आ रहा है। रेंज हमें बताती है कि भाई कितना डिस्पर्जन है सेंट्रल वैल्यू से। सिंपलेस्ट फॉर्म है मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एंड कोएफिशिएंट निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज किया जाता है, और शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन को भी मेजर कर। देन नेक्स्ट आता है मेरिट्स। रेंज के मेरिट्स क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। नाउ बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और इतना सिंपल है कि वी डोंट यूज इट एज अ मेजर। फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 क्वार्टाइल्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे Q3 माइनस Q1, एंड क्वार्टाइल हम निकालते हैं हाफ करके, एंड कोएफिशिएंट माइनस एंड प्लस, ठीक है। देन फिर आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में ध्यान जो साइन होते हैं दैट इज मॉडुलस, इसका यूज किया जाता है। इसके थ्रू जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। सो द फॉर्मूला वुड बी समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे यहीं पे जो हमने मीडियन डेविएशन निकाला है अपॉन मीन, जो डेविएशन आपने यहाँ पे निकाला है इसको हम डिवाइड कर देते हैं मीन से। अगर यहीं पे रेंज चेंज हो जाती है ना, डिस्क्रीट से फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस x बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने x माइनस x बार निकाला, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, एंड सो ऑन। देन इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, ज्यादा अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से। बट इसका डीमेरिट क्या है? क्योंकि ये एल्जेब्रिक साइंस को यानी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देता है, इट इज नॉट फर्दर केपेबल ऑफ एनी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एंड ऑल्सो इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको हम कहाँ पे यूज? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, जैसे डिस्टॉर्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अ सोसाइटी। देन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? इट इज समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x माइनस x बार निकालना होगा, उसको स्क्वायर करना होगा, उसका स्क्वायर निकालना होगा, एंड देन डिवाइड करना पड़ेगा n से। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन ऑफ द कॉमनली नोन मेजर जिसके थ्रू हम लोग डिस्पर्शन को मेजर करते हैं, राइट। ये सबसे कॉमन मेजर है जिसके थ्रू हम डिस्पर्शन मेजर करते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हम लोग कि भाई हमारा जो डेटा है वो सेंट्रल पॉइंट से कितना ज्यादा डिफरेंस में है। अगर यहीं पे फ्रीक्वेंसी हो, है ना, तो आप उसे कैसे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस x बार का स्क्वायर अंडर रूट n। सो दीज आर 2 ways थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक जब आपका रॉ डेटा हो, दूसरा जब आपका सीरीज के फॉर्म में डेटा हो। देन आता है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। नाउ स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा डेटा है वो कितना डिस्टॉर्टेड है फ्रॉम दी सेंट्रल या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इससे कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है। नाउ व्हाई विल इट गेट डिस्टॉर्ट? बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि हमारा डेटा क्या हो, जो सैंपल है, जो हमारे पास सैंपल कलेक्ट हुआ है उसमें या तो कोई बहुत ही हायर वैल्यू हो या तो कोई बहुत लोअर वैल्यू हो। इसीलिए आप देखोगे कि या तो टेल बहुत लंबी है, या तो मतलब इधर ऑफ द साइड टेल बहुत लंबी है और डेटा एक तरफ स्क्यू हो चुका है।
पॉजिटिव स्क्यू, जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मीन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन एंड मीडियन विल बी लेस देन मोड, तो मोड विल बी हाईएस्ट ओवर हियर, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूनेस की जो हमारी बल्क, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या बताती है, हमारी बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मीन के लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे हमारी जो बल्क ऑब्जर्वेशन है वो मीन के राइट साइड में है, ठीक है। देन इसको मेजर कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला होता है या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेसिकली सेंट्रल मूवमेंट एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी सेकंड एंड थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर्मूला याद रखने का तरीका ऐसा है 3/2, ठीक है, और जहां पे 2 है वहां 3 होगा, जहां पे 3 है वहां पे 2 होगा, ठीक है। अगर वैल्यू 0 है तो वो